हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई के शक्तिकांता दास जी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इस बीच जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट्स में हाइक हो रहे हैं पूरी दुनिया भर में, इंडिया के अंदर, तो इस सभी चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने अपना स्टैंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया है। उसी के ऊपर हम आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर फोकस करेंगे कि आरबीआई ने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ गिरा था। उसके बाद फिर से थोड़ा रिकवर हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं आज 17 जून को एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि आरबीआई इज़ नॉट बिहाइंड द कर्व इन रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नर शक्तिकांता दास। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि जो इस बीच जो इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक किया जा रहा है, इसके पीछे आरबीआई को ज़िम्मेदार बताना ये गलत है। और आरबीआई इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, ये भी बोलना बिल्कुल गलत है। आरबीआई इज़ इन सिंक विद रियलिटीज़ ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। यानी इस बीच जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो चल रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आरबीआई पूरी तरीके से सिंक्ड है। यानी आरबीआई प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है जैसी जहाँ जो ज़रूरत है। इस बीच जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो रेपो रेट बढ़ रहा है दुनिया भर के बाज़ारों में सेंट्रल बैंक्स का, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के चक्कर में जब रेट बढ़ता है तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। आपको पता है कि जब आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देगा तो जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से पूरा का पूरा लिक्विडिटी आरबीआई क्या करेगा, सक कर लेगा। क्योंकि बैंक्स जो हैं, यानी जो जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन सारे बैंक्स के सामने इन सारे कस्टमर्स को, यानी रिटेल जो लोन टेकर्स हैं, इन सभी लोगों को जो लोन बांटा जाएगा वो महंगे दाम पे बांटा जाएगा, जिसकी वजह से वो लेना नहीं चाहेंगे। अगर वो लेना नहीं चाहेंगे, वो सोचेंगे कि चलो बाद में कभी लेंगे जब लोन सस्ता होगा, तो वो सोचेंगे कि चलो बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। आप खुद बताइए, ये चीज़ अपने आप पे रख के देखिए। सपोज़ करिए आम का सीज़न चल रहा है, आप इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पहले आप सपोज़ करिए कि एक महीने में आपके घर में 10 किलो आम आ जाता था खाने के लिए, राइट। लेकिन अब इस बीच बैंक ने एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो आप क्या सोचेंगे कि एक महीने में 10 किलो आम की जगह छोड़ो यार, 5 ही किलो आएगा इस बार। 5 किलो नहीं खरीदते हैं, 5 किलो बचा के रखते हैं ताकि 5 किलो का पैसा बैंक में जमा कर देंगे। सोचिएगा मेरी बात को, 5 किलो का पैसा बैंक में जमा हो जाएगा तो उस पर आपको ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आम ही नहीं बल्कि दोस्तों, जितने भी कमोडिटीज़ हैं, जितने भी सामान हम खरीदते हैं अपनी डेली लाइफ में, अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर बचा बचा के अगर हम पैसा बैंक में रखेंगे तो उससे हमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और बैंक, आरबीआई यही तो चाहता है। आरबीआई सिस्टम से लिक्विडिटी को सक कर रहा है अभी इस समय, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम से कम रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों का जो सामान का भाव है वो अपने आप गिर जाएगा। आम के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले आप 10 किलो आम खरीदते थे महीने भर में, और अब आप 5 किलो खरीदते हैं। और आप ही की तरह जैसे बहुत लोग हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो आम के खरीदने वालों की संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई। तो आम के खरीदने वालों की संख्या कम हो गई तो जो बेचने वाला है वो उसको नुकसान तो करेगा नहीं। वो तो सोचेगा कि माल जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो माल आम पहले 150 रुपये किलो आपको मिल रहा था जब आप 10 किलो खरीदा करते थे। जब आपने सोचा कि अब 5 ही किलो खरीदेंगे, अब 10 किलो नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें पैसा बचा के बैंक में डालना है, तो अब 5 किलो अब आप खरीद रहे हैं। आप ही की तरह और लोग भी 5 किलो खरीदने का फैसला अगर ले लेंगे तो फिर आम बेचने वाला क्या कहेगा कि भाव 150 से गिरा दो भैया, नहीं तो फिर बिकेगा नहीं माल। 150 से गिरा के वो 100 पे लेके आ जाएगा।
100 से नीचे आ जाएगा 90 रुपये किलो पे। तो इसी तरीके से आम का भाव 150 से गिर के 100 हुआ, फिर 100 से गिर के 90 रुपये किलो हो गया। इसी तरीके से कोई भी कमोडिटी हो आपके हमारे देश में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो भाव है, जो रेट है, वो डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन क्या होगा, आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट के अंडर में आ जाएगा। आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट क्या है, 2 to 6%। 6% अपर लिमिट है। अभी मई के महीने का जो डेटा आया था 7.04% आया था। हालांकि अप्रैल का जो इन्फ्लेशन डेटा था 7.79% था। तो आप देख सकते हैं मई में कुछ हद तक कम हुआ और इसको आरबीआई 6% के डाउन में रखना चाहता है। आई होप मेरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो क्लैरिफिकेशन जारी किया है उसमें सीधा सीधा यही बोला गया है कि आरबीआई की ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि इस जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ हमारे जो इन्फ्लेशन है उसको, उससे लड़ने के चक्कर में ग्रोथ हम भूल जाएं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आरबीआई उस चीज़ को भी महसूस कर पा रहा है कि ग्रोथ को भी हमें ध्यान देना है और इन्फ्लेशन को भी हमें टेम करना है। क्योंकि आरबीआई ने एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर ये रेपो रेट के अंदर इंक्रीमेंट उस समय करता जिस समय पैंडमिक कोरोना वायरस या जिस समय वॉर की सिचुएशन अपने जोरों शोरों पे थी, तो क्या हालात होते इकोनॉमी की, आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते होते। आप सोचिए, जब कोरोना वायरस आया था उस समय ऑलरेडी लोग अपने अपने पैसे को बचा के रखते थे, क्योंकि लोगों के पास जॉब कम हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते थे। 10 रोटी खाने के बजाय 3 रोटी से काम चलाते थे। इस तरीके की सिचुएशन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में हमें देखने को मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपने आप को बचा के रखते थे ताकि बुरे समय में काम आएगा पैसा। तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि जो चीज़ों की जो डिमांड है, या ऐसे समझिए कि लोग खर्चा कम कर रहे थे, तो लिक्विडिटी ऑलरेडी कम हो गई, ड्राई ऑफ हो गई थी। तो लिक्विडिटी को ड्राई अप हो जाने के बाद आरबीआई ने सोचा कि अब लिक्विडिटी को पंप इन करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव होंगी। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के पर्पज़ से आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि चलो ठीक है, हम टॉलरेंस लिमिट 6% तक हम झेलेंगे, 6% से ज़्यादा होगा तब भी झेलना पड़ेगा, राइट। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट को पिछले अगर आप देखें तो ये 4% तक रहा है रेपो रेट, और इससे ये पिछले कई साल का सबसे लोवेस्ट रेपो रेट है। और आरबीआई ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि मनी ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के अंदर, यानी देश के अंदर लिक्विडिटी बढ़े, ताकि लोग स्पेंडिंग खूब करें, और स्पेंडिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव करने के चक्कर में इतना ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई थी सिस्टम में कि चीज़ों की वैल्यू, चीज़ों का जो दाम है वो आसमान छूने लगा था। और हकीकत, रियलिटी आज आपके सामने है। आरबीआई के लिक्विडिटी पंप इन करने की वजह से ही आज इन्फ्लेशन इतना तेज राइज हो पाया है, और अब इसको कंट्रोल नहीं किया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं दोस्तों, यही कंसेप्ट पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया था सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो सकें, जो पिछले कुछ क्वार्टर से ठप पड़ी हुई थी, कुछ सालों से ठप पड़ी हुई थी कोरोना वायरस के चक्कर में, और ऊपर से रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन के ऊपर, ये अलग एक तबाही लेके आया, राइट। तो आई होप अब मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ आरबीआई के शक्तिकांता दास जी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया। साफ साफ इन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमें ग्रोथ को भी ध्यान देना है। सॉफ्ट लैंडिंग नाम का एक टर्म यूज़ किया जा रहा है आजकल। देखिए, प्रायोरिटी रिमेन्स टू ब्रिंग इन्फ्लेशन क्लोजर टू टारगेट, द सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो टारगेटिंग ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ लिक्विडिटी विड्रॉल। यानी जो लिक्विडिटी इस समय विड्रॉल करी जा रही है, जो लिक्विडिटी विड्रॉ करने की बात चल रही है, जो कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज़ करके और फेडरल फंड्स रेट को इंक्रीज़ करके फेडरल रिजर्व के द्वारा, इससे
इससे ये करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग का सेंस ये है कि अचानक ऐसा नहीं किया जाएगा कि मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, क्रैश हो जाए किसी चीज़ का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक्स अपने अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया था रेपो रेट को पिछले ही कुछ दिनों में, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होगी उसमें भी 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास हम इंक्रीमेंट होता हुआ देख पा रहे होंगे। 5.15 के आसपास हम पहुंच जाएंगे रेपो रेट के मामले में। और वहीं फेडरल रिज़र्व की बात करें तो 90 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया, और आगे जो नेक्स्ट जुलाई की उनकी मीटिंग है उसमें भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि जेरोमी पॉल ने क्लैरिफिकेशन दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, मैंने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी। थोड़ी वीडियो लंबी हुई लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में ज़रूर आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे या देखेंगे तो। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम।